अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीएलपी का यूनिट 8 लेसन प्लानिंग, जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का है और फाइनल का यूनिट है। सबसे पहले आज हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर देंगे। एट द completion of this unit, students will be able to define lesson plan, appreciate the importance of lesson plan, discuss the components of lesson plan, list important consideration while preparing a lesson plan, develop the lesson plan for target group. लेसन प्लान होता क्या है? अ लेसन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द टीचिंग सेशन। एक लेसन प्लान एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है जो कि आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा होता है टीचिंग सेशन के लिए। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक डिटेल प्लान हो या गाइडलाइन हो जिसके अंदर आप अपने प्लानिंग कर रहे होते हो कि आपने क्या काम करना है। It provides the necessary information for the nurse or other teacher to conduct the teaching session. ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो भी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है एक नर्स के लिए भी कि वो अपनी प्लानिंग करे, उसको क्या क्या काम करने हैं, और टीचर के लिए भी कि अगर वो क्लास कंडक्ट कर रही है या कर रहा है तो वो अपने टीचिंग सेशन में किस तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग सेशन कंटिन्यू रख सकता है। लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। लेसन प्लान इनकॉर्पोरेट्स इंफॉर्मेशन सच एज लर्नर एनालिसिस। सबसे पहले बात हो रही है लर्नर एनालिसिस की। लर्नर एनालिसिस में क्या होता है, आप देखते हो स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स होती हैं उनका लेवल देखते हो कि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है और उनका बैकग्राउंड क्या है। मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हो क्या वो चीज़ें उनको पहले से पता है, क्या उनके लिए वो नई चीज़ है, क्या वो उनके मुताबिक है भी या नहीं है। फिर आप चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस पे। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस पे क्या होता है, इसमें आप अपनी लर्निंग का एनवायरनमेंट देखते हो और अवेलेबल रिसोर्सेज देखते हो। जब आप टीचिंग करने जाते हो तो आपके पास क्या मार्कर, आपके पास बोर्ड, आपके पास नोट्स, आपके पास जो है स्कैनिंग करने का तरीका आपको आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका आता है, आप किस तरीके से वहाँ पढ़ा सकते हो। ठीक है, क्या वहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर आपकी आवाज़ दूर तक नहीं जा रही है तो क्या आपकी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं आ रही, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर ज़्यादा नॉइस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उसको एनालाइज कर रहे होते हो। थर्ड वन इज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। व्हाट डज इट मीन? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने कवर करने हैं आज के टीचिंग सेशन में, वो आपके क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। कितने टाइम में कौन सा ऑब्जेक्टिव आप कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आज मैं स्टूडेंट्स को हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी और ये मैं उनको 5 से 7 मिनट के अंदर सारे कॉजेज़ को बता के और डिफाइन करूंगी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या है, मेजरेबल है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मैंने कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बात करनी है और उनको डिफाइन करना है, और मेरा टाइम क्या है 5 से 7 मिनट। तो मेरी कोशिश होगी अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जेक्टिव्स उसको मैं कवर करूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज करते हो आप एक टॉपिक को और उसमें आपने टीचिंग ऑर्डर बनाना होता है। मतलब अगर कोई भी टॉपिक है और वो स्टूडेंट्स के लिए नया है तो आपने कैसे उसकी नॉलेज देनी है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। डायरेक्टली आपने वो बात नहीं करनी जो एट द एंड ऑफ द टॉपिक वो बात आ रही है। आपने उसको बेस से किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे उसको समझाना है, कैसे बताएं। जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ये सारी बेसिक चीज़ें अगर ये चीज़ें आती होंगी तो ही आपको पता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर अगर एक सेंटेंस किस फॉर्म में लिखा है, कौन से टेंस में लिखा है। ये सारी चीज़ें आप तभी डिसाइड करते हो जब आपको टेंसेस का पता होगा। ठीक है, जब आपको नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होगा कि प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें तभी आपको पता होगा। अब आपने क्या करना है, बेस से उसको स्टार्ट करना है, सीक्वेंस से लेके जाना है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट। व्हाट्स द फॉर्मेट? फॉर्मेट क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा लेआउट होता है आपके जो आप लेसन दे रहे होते हो, जो आप प्लान कर रहे होते हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेआउट क्या है, मतलब किस फॉर्मेट में आप उसको दे रहे हो, रिटर्न फॉर्मेट में भी है या वर्बली आप उसको बता रहे हो, ये आपका फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज में क्या होता है, आपका टीचिंग मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप वर्क करवाना है, लेक्चर पे डिस्कशन करनी है, स्पीच डिलीवर करनी है, वर्बलिज्म करनी है, क्या करना है। ठीक है, वैसे अवॉइड करना चाहिए कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हो वर्बलिज्म ना करो, मतलब बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लास्ट इज मीडिया। मीडिया क्या है कि आपने टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है।
टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, आप वीडियो दिखा सकते हो उनको स्क्रीन पर, आप उनको स्लाइड्स पीपीटी जिसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बता सकते हो। देन आप कोई चार्ट बना सकते हो, ठीक है, आप स्केच बना सकते हो उनको समझाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन क्या है, वो मेथड्स जिसमें आपने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर चुके हो, अब आपने इवेल्युएशन करनी है कि क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या फिर नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज द नर्स एक्चुअली कंडक्ट्स द टीचिंग यूजिंग द लेसन प्लान एज अ गाइड। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो काम जो प्लान आपने किया अब उसको रद्द अमल देना, अब उसको अमल में लेके आना, इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन के फेज में क्या होता है, नर्स क्या करती है, एक्चुअली टीचिंग कंडक्ट कर रही होती है, जो भी उसने अपना लेसन प्लान बनाया होता है वो गाइडलाइन दे रही होती है। अब इसमें वो पेशेंट को काउंसिल भी कर सकती है, इसमें वो पेशेंट को किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, फॉलोअप के बारे में, विजिट्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, टेस्ट के बारे में, लैब्स के बारे में उसको समझा सकती है, बता सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग द नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ एन अडेप्टेबल टू कंडीशन दैट में अफेक्ट टीचिंग। अब ड्यूरिंग टीचिंग क्या होता है, नर्स जो है वो इस चीज़ से अवेयर होती है कि क्या पेशेंट जो है उस पर आपकी टीचिंग का इफेक्ट कितना हो रहा है, क्या वो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। इससे नर्स जो है क्या होती है, अवेयर होती है, मतलब उसको ये थोड़ा सा डर होता है कि क्या वो उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उस पर हमारा कुछ लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। अब वार्ड में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होते हैं, हर एक पेशेंट के पास जाके आप उसको बताते हो, ठीक है, तो क्या आपका इन्वायरमेंट आपको एग्री करता है इस चीज़ के लिए कि आप बता सकते हो। इतना श्योर होता है क्या पेशेंट को समझ आएगा, पेशेंट की कंडीशन क्या है, आया वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, नर्स का टीचिंग स्किल क्या है, आप खुद जो उसको समझाने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, आपका अपना टीचिंग स्किल क्या है। पेशेंट अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो क्या आप इस एबिलिटी में है कि आप उसको आंसर कर सकते हो, या उसके लिए भी किसी थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर क्या है, नर्स एंड पेशेंट कम्युनिकेशन स्किल, आपका और पेशेंट का रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, थेरापीटिक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप पेशेंट से किस तरीके से बात कर रहे हो, पेशेंट आपको किस टोन में आपको जवाब दे रहा है, ठीक है, उसके बात करने का टोन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन मैटर करती है वो नर्स और पेशेंट की करती है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप में होनी चाहिए, स्मूथली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि आपकी बात मरीज़ के दिलो दिमाग में उतर जाए और आपके अल्फाज उसके काम आ सके और उसको समझ आ सके, ठीक है, बजाय इसके कि आप एटीट्यूड में बात करें। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी टीचिंग के इफेक्टिवनेस देखते हो कि आपकी कही हुई बात सामने वाले पर्सन को, सामने वाले मरीज़ को, सामने वाले स्टूडेंट को, सामने वाले क्लाइंट को, या जो भी सीखने आया है, जिसको आप बता रहे हो, जो लर्नर है, उसको कितने हद तक समझ आया। यहाँ पर हमारे पास दो मेजर कंसर्न किए गए हैं इवेल्युएशन से। लर्नर इवेल्युएशन, डिड द पेशेंट लर्न वट ही और शी वॉज सपोज टू लर्न, मतलब इसमें लर्नर इवेल्युएशन में क्या करते हो, मरीज़ ने जो सीखना था क्या वो सीख गया, मतलब मरीज़ ने आपसे कोई सवाल किया, आपने उसको जवाब दिया, अब आपने इवेलुएट करना है, आप उससे रिटर्न पूछो, जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। अगर वो कहता है समझ आया, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करो, अगर तो वो सही एक्सप्लेन करता है, इट मीन्स कि आपका टीचिंग मेथड 100% इफेक्टिव हो गया, कि आपकी बात उसको समझ आ गई है। फिर आते हैं हमारे पास टीचिंग इवेल्युएशन, वॉज द टीचिंग प्रेजेंट इन एन इफेक्टिव मैनर। टीचिंग इवेल्युएशन में ये होता है कि जब आप टीच कर रहे होते हो, जब आप काउंसिल कर रहे होते हो, जब आप बता रहे होते हो, तो आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्या वो इफेक्टिव था, क्या आपने रूडली बिहेव तो नहीं किया, एटीट्यूड से बात तो नहीं की, गुस्से से पेश तो नहीं आया, आपके एक्सप्रेशंस कैसे थे, ये टीचिंग इवेल्युएशन पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर हम चलते हैं लेसन प्लानिंग गाइड। वी प्रोवाइड ए शॉर्ट समरी वाइल प्लानिंग ए लेसन, हम एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड करते हैं जब भी हम लेसन प्लान कर रहे होते हैं। टीचर को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हो, कुछ कैटेगरीज में आता है सबसे पहले आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, चाहे आप HN, PHN, CHN, MHN, कुछ भी अगर आप पढ़ाने जा रहे हो, आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। देखो, अब आप जिस लेवल पर हो ना, मतलब आपने स्टूडेंट्स को समझाना है, वो स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ है, ठीक है, तो नई चीज़ का मतलब ये है कि उनको अभी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, जो आप बताने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड रखना है ताकि हर एक एक चीज़ क्लैरिफाई हो सके। गोल्स ऑफ द पर्टिकुलर लेसन, फिर अब आपने क्या करना है, जो आपका कोर्स है
उसके लेसन जो है, जैसे हम बात कर लेते हैं टीएलपी की। टीएलपी आपका कोर्स है, इसके लिए आपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बनाए। अब टीएलपी के लेसन के आपके गोल्स बनाने हैं। टीएलपी का आप कोई भी लेसन ले लो, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं जिसपे हमने लेक्चर दिया था राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स आप ले लेते हो एंड लेसन प्लान अगर आप ले लेते हो। अभी आपका पर्टिकुलर लेसन आ गया। अब इसमें आपका गोल्स क्या है कि आपने स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में समझाना है, बताना है, उनको अंडरस्टैंडिंग करवानी है, उनको लेक्चर देना है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू अचीव आफ्टर द लेसन, और स्टूडेंट्स आफ्टर द लेसन क्या अचीव करेंगे उस चीज़ की भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि क्या आप उनके लेवल की बात बता रहे हो तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, जो एनाटॉमी पढ़ने के लिए आए हैं, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ने के लिए आए हैं, आप उनके सामने टीएलपी, एमएचएन, सीएचएन, एएचएन या पीएचएन आपने स्लाइड लगाया और आप उनको समझा रहे हो, तो वो तो उनके लेवल का ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो बेसिक पढ़ा ही नहीं। बेसिक तो हमारा एनाटॉमी और F1 से स्टार्ट हो रहा है। जब तक उनको बेसिक नहीं पता होगा तो वो आगे वाली चीज़ों को किस तरीके से क्लैरिफाई और कवर करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव विद द लेसन। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं हमारे विद इन द लेसन में, देखें, डिफाइन व्हाट योर स्टूडेंट विल डू to acquire further knowledge and skills and how they will be able to demonstrate that they have learned। आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे फर्दर नॉलेज के बारे में, और आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें ये एबिलिटी होगी कि आपकी बताई हुई बात वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, अमल करेंगे और उन्होंने उस चीज़ से कुछ सीखा होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमेशा आपने अपने लेसन जब आप समझाने जाते हो कोई भी चीज़, तो आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, कि ये क्या स्टूडेंट जो है इस चीज़ पर अमल करेंगे, क्या उनको मेरी बात समझ आएगी, क्या ये उनसे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स में क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है समथिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर समथिंग एल्स कैन हैपन और बी डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, व्हाट विल बी नीडेड मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो व्हाट विल बी नीडेड, एग्जांपल व्हाट इज़ अवेलेबल, और क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बोर्ड है, बोर्ड मार्कर नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्क्रीन है लेकिन स्लाइड्स नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं बनी हुई। ठीक है, ये वाली जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं उसको हमने देखना होता है। मेक अ लिस्ट, अब आपने लिस्ट बनानी है जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ नहीं है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनानी है, जैसे कि आपके पास क्या बुक्स हैं, आपके पास कौन सा आर्टिकल है, आपके पास आप कौन सी वेबसाइट से बताने जा रहे हो। ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट को डिफाइन करनी होती है। ठीक है, एंड व्हाट विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और क्या प्रिपेयर किया होगा आपने, क्या समझाना है। जैसे क्लास में टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि आज हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे। इस लेसन का ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में बताना है, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के बारे में बताना है, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, इनके बारे में बताना है। ये आपका स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव है, वो आपने क्लेरिफाई करवाना होता है। लेसन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। डिस्क्राइब हाउ यू इंट्रोड्यूस आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्टिव गेट स्टूडेंट्स अटेंशन एंड मोटिवेशन। जब आप क्लास में जाते हो या आप क्लास में जैसे आता है आपका टीचर, सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि कैसे अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कैसे क्लास को अटेंशन किया जाए, कैसे क्लास को मोटिवेट किया जाए कि वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो और आपको सुने, ताकि आपके बोलने का फ़ायदा हो, आपके समझाने का फ़ायदा हो, आपके लेसन प्लान का फ़ायदा हो, और स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये हो कि उनको वो चीज़ समझ आए। अक्सर क्या होता है 9 से 10 वाली एक क्लास होती है, उसमें बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि अक्सर कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि उनको नहीं समझ आ रहा होता। ठीक है, अगर हम बात कर लें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हो, यहाँ पर सीएचएन फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, सीएचएन अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पसंद होता, अब सीएचएन की क्लास हो गई है 9 से 10 या 10 से 11 के दरमियान। अब उसके बाद वाला जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट किस में है, पीएचएन में इंटरेस्ट है। अब वो आपने पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो गए हो सीएचएन की क्लास से। लेकिन अगर आपका टीचर आपको मोटिवेट करता है, अगर वो इंट्रोड्यूस करता है, आपके अटेंशन को दोबारा लेकर आता है, तो आपका इंटरेस्ट 70% 80%, जहाँ आप डाउटफुल थे मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, वहाँ पर आप 95% एक्टिव हो जाओगे कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने समझना है, मैंने सुनना है। ठीक है, मेन एक्टिविटी क्या होती है,
डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर लाइक प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ आपने साथ साथ एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन लगानी है अपने प्रोजेक्टर पर और आपने स्लाइड्स के बारे में उनको पहले आगाही देनी कि भाई हमारी ये स्लाइड्स से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, एनजी फीडिंग का तरीका आप बता रहे हो, थ्योरी पढ़ा रहे हो, तो आप उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन। अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। फिर ग्रुप डिस्कशन करो, स्टूडेंट्स को ग्रुप एक्टिविटी करवाओ, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, ठीक है। और इसको हम कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप वो होता है जिसपे वो स्टूडेंट बैठते हैं जिनका अकेडमिक लेवल सेम होता है, जिनकी एजुकेशन सेम होती है, ठीक है। मतलब अगर आप थर्ड सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर की क्लास वाले ही वो ग्रुप बना के बैठेंगे। ऐसा नहीं है आपने 2 बच्चे थर्ड के बिठाए, 2 फिफ्थ के, तो 7th के, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं, जिनका अकेडमिक लेवल सेम हो, जिनकी जो है एजुकेशन एजुकेशन तो हम नहीं बोलेंगे, जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन सेम हो। लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब वो सब सीखने के लिए हो, ठीक है। क्लोजर कंक्लूजन। क्लोजर कंक्लूजन में क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ यू प्लान टू ड्रॉ आइडियाज टुगेदर एंड प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट। अब आपने क्लोजर मतलब अब ख़त्म करने की जब बात कर रहे होते हैं, पीरियड जब लास्ट की तरफ जा रहा होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप प्लान करते हो कि किस तरीके से आइडियाज़ आप दे सकते हो उनको मज़ीद, और अपना फीडबैक कैसे दे सकते हो स्टूडेंट्स को कि कैसे उनको ये बात समझ में आई और कैसे वो उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लास्ट वन इज फॉलो अप लेसन एक्टिविटीज। फॉलो अप लेसन में क्या होता है, कुछ असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, जैसे कि डिफाइन हाउ विल यू असिस्ट स्टूडेंट लर्निंग। आप स्टूडेंट की लर्निंग को किस तरीके से असिस्ट करोगे कि क्या उनमें सुनने, पढ़ने, सोचने, समझने की सलाहियत है या नहीं है। साथ साथ में आप इवेलुएट करते हो कि अगर स्टूडेंट्स इंगेज हैं सजेस्टेड प्रैक्टिस में, मतलब जो भी आप काम करवाने जा रहे हो, क्या उसमें स्टूडेंट्स इंगेज हैं आपके साथ या नहीं है, मतलब उनकी तवज्जो आपकी तरफ है या नहीं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक लेसन प्लान बना हुआ है, हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास आ रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट आउटलाइन, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइम अलॉटेड इन मिनट, रिसोर्सेज एंड मेथड ऑफ इवेल्युएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉलोइंग अ 20-minute टीचिंग सेशन द पेशेंट्स विल बी एबल टू। अब पेशेंट्स विल बी एबल टू, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। क्या कुछ करेगा वो, आइडेंटिफाई द 5 साइट्स फॉर इंसुलिन इंजेक्शन विथ 100% एक्यूरेसी। ये हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की हमारे पास क्या होती है, टाइप्स होती हैं, कॉग्निटिव होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, साइकोमोटर होते हैं। तो जब वो 5 साइट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कौन सी ऐसी 5 साइट्स हैं जिसमें आप इंसुलिन इंजेक्शन दे सकते हो, ये कॉग्निटिव है, मतलब वो सोच के बताएगा, ठीक है। कंटेंट आउटलाइन क्या है, लोकेशन ऑफ 5 एनाटॉमिकल साइट्स, रोटेशनल ऑफ साइट्स। अब इसमें आपका कंटेंट क्या है, आप एनाटॉमिकल साइट्स के बारे में बताओगे। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आप इंस्ट्रक्शन उसको दोनों दोनों बराबर दे रहे हो, 1:1 रेशियो, मतलब आपने एनाटॉमिकल साइट भी बतानी है, अपना कंटेंट भी बताना है, ऑब्जेक्टिव भी बताना है। टाइम अलॉटेड 20 मिनट्स। रिसोर्सेज क्या है आपका, एनाटॉमिकल चार्ट के थ्रू बता सकते हो आप, ठीक है। मेथड ऑफ इवेल्युएशन, पोस्ट टेस्टिंग। इवेल्युएशन का मेथड कैसे होगा, जब वो आपको बता देगा फिर उसके बाद आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। Okay, next one is demonstrate a proper techniques according to procedure for drawing up insulin from a multi-dose vial. ये हमारे पास है साइकोमोटर। एक्सेप्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, वो क्या करेगा, टेक्निक्स को प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेगा। रीडिंग सिरिंज यूनिट डोज मार्किंग, और उसके बाद जितने डोज उसको बताए होंगे वो सिरिंज पे क्या करेगा, मार्किंग करेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड री डिमॉन्स्ट्रेशन, बार बार उसको प्रैक्टिस करेगा। 5 मिनट्स का टाइम है। अल्कोहल स्पंजिस एंड इंसुलिन सिरिंजेस मल्टी डोज वाइल। अल्कोहल स्पंजिस होने चाहिए, साथ में इंसुलिन सिरिंजेस होनी चाहिए और मल्टी डोज वाइल होने चाहिए। फिर जितनी डोज लेनी है वो मार्किंग करके ले सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ री डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने इवेल्युएशन में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उसको कि किस तरीके से वो री डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, मतलब बार बार उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको दिखा रहा है। गिव इंसुलिन टू सेल्फ इन थाई एरिया विथ 100% एक्यूरेसी। अब वो अपने मतलब खुद को थाइस पर क्या दे रहा है, इंसुलिन दे रहा है। ये साइकोमोटर आ गया, मतलब अब उसकी स्किल्स अप्लाई हो रही है। प्रोसीजर फॉर इंजेक्टिंग इंसुलिन सबकुटेनियस एट 90 डिग्री एंगल यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। अब ये जो प्रोसीजर है सबकुटेनियस लगाया जा रहा है, तो ये 90 डिग्री पर होना चाहिए आपका कंटेंट है, ठीक है। आप उसको बताओगे 90 डिग्री पे होना चाहिए, सबकुटेनियस होना चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक के साथ आपने लगाना है। फिर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड री डिमॉन्स्ट्रेशन, बार बार वो उसको प्रैक्टिकली करेगा। 10 मिनट्स का टाइम है। ह्यूमन मॉडल
सबकुटेनियस निडल एंड मल्टी डोज वाइल अल्कोहल स्पंजेस। ह्यूमन मॉडल मतलब वो जो डमी टाइप होता है वो आप उसको दे सकते हो, उसमें भी करके वो आपको बता सकता है, उसके बाद वो अपने ऊपर अप्लाई करे जब उसका मेथड 100% एक्यूरेसी के साथ हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ह्यूमन मॉडल होना चाहिए, सबकुटेनियस निडल्स होनी चाहिए, सिरिंजेस हो, और उसके बाद आपके पास मल्टी डोज वाइल होने चाहिए अल्कोहल स्पंजेस के साथ। ऑब्जर्वेशन करोगे आप और दोबारा से उसको रीडिमोन्स्ट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करोगे। एक्सप्रेस एनी कंसर्न अबाउट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये इफेक्टिव है, मतलब अब हम उससे पूछेंगे अगर वो खुद को इंसुलिन लगा रहा है तो उसको क्या अपने कंसर्न, उसके क्या ख्यालात होंगे खुद के लिए इंसुलिन के बारे में, या इंसुलिन लगाने के बाद उसके क्या ख्यालात हैं वो हमसे एक्सप्रेस करे, कंसर्न करे। ठीक है। समराइज कॉमन कंसर्न एक्सप्लोरेशन ऑफ फीलिंग। अब आपका कंटेंट क्या है कि आप कुछ जो समराइज करोगे, कुछ भी एक्सप्लोरेशन करोगे अपनी फीलिंग्स को, इंसुलिन लगाने के बाद क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल कितना डाउन हो जाता है और कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस है, ये आपका कंटेंट है, आप उसको बताओगे। फिर आपने क्या करना है, डिस्कशन करनी है उसके साथ विद इन द 3 मिनट्स। वीडियो भी दिखा सकते हो, रिटर्न फॉर्म में भी लिख के बता सकते हो, या फिर हैंड आउट्स भी आप उसको दे सकते हो। और इवेल्युएशन कैसे करोगे, एट द एंड ऑफ योर लेक्चर आप पेशेंट से या स्टूडेंट से क्वेश्चन एंड आंसर करोगे। पर्पस क्या होता है, इट कीप्स द टीचर ऑन द ट्रैक्स। पर्पस का मतलब होता है कि ये टीचर को ट्रैक पर रखता है। ट्रैक का मतलब ये होता है कि टीचर जो है एक्टिवली लेसन प्लान को फॉलो कर रही होती है और उसका फोकस ये होता है कि वो किस तरीके से राइट डायरेक्शन को मेंटेन करे। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है, इंश्योर स्टेबल प्रोग्रेस एंड डेफिनेट आउटकम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब वो इंश्योर हो जाए इस चीज़ के लिए, मतलब कि बिल्कुल श्योरली वो काम करे, उसकी प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, उसका आउटकम अच्छा हो, और उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर क्या है, कौन सा मेथड वो इस्तेमाल कर रही है, कौन सा टीचिंग इफेक्टिव मेथड वो इस्तेमाल कर रही है, और उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा स्टूडेंट्स का। ठीक है। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन टीचर इन कंडक्टिंग अ क्लास। इससे टीचर को भी पढ़ाने में, समझाने में, बताने में और लेक्चर डिलीवर करने में कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है जब वो क्लास कंडक्ट कर रही होती है। अगर स्टूडेंट का आउटकम आपको मिल रहा है ना, तो एक टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मजीद वो क्लास कंटिन्यू करे और उसको अच्छे तरीके से समझाए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंगेज नहीं होंगे, बात नहीं सुनेंगे, ओबीडेंट नहीं होंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो टीचर भी आपको इतने इंटरेस्ट से नहीं बताएगा। इट इनकरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एक्टिविटीज़। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज कर रहा होता है, सब्जेक्ट मैटर भी करता है, कुछ एक्टिविटीज। सब्जेक्ट मैटर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, क्या वो स्टूडेंट उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं उस सब्जेक्ट में, या उनके लिए वो बोरिंग है, या आप अगर बोरिंग है तो आप कुछ एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हो। प्रिवेंट्स हैफर्ट्स टीचिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है, हैफर्ट्स टीचिंग क्या होती है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज हो, अनप्लान हो, इनकंसिस्टेंस हो। मतलब अब आपने स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं क्लास में एंटर होते हैं कि आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लेसन प्लान क्या है, आपका टॉपिक क्या है। आप आए और शुरू हो गए, बोर्ड मार्कर उठाया, लिखने लगे, प्रोजेक्टर कनेक्ट किया, स्लाइड्स लगा दी। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि आप पढ़ा क्या रहे हो, तो ये उसको कहते हैं हैफर्ट्स टीचिंग। ठीक है। अब इसके अंदर चेक ऑन अनप्लान्ड कैरिकुलम होता है, कंटिन्यूटी आप साथ साथ करते जा रहे हो, कनेक्टेडनेस होती है। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं है आपके साथ। स्टूडेंट का कनेक्शन तब होगा जब उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। जब उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता है, इस इट मीन्स कि उनका जो सब्जेक्ट है उसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे उनका कंसर्न है। लेकिन वो चीज़ जो आप अनप्लान बता रहे हो, अनऑर्गेनाइज बता रहे हो, आप आते हो क्लास में, खड़े हो जाते हो, बोलना शुरू हो जाते हो। बोलना तो हर किसी को आता है, लेकिन जब आप प्लान करके बोलते हो, आप अपने अल्फाज पर अपनी राइट डायरेक्शन लेकर जाते हो, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। आपको हैफर्ट्स टीचिंग से बचना चाहिए। चाहे आप नर्स हो, आप पेशेंट को काउंसिल करो, पहले उसको बताओ कि उसका प्रोसीजर क्या है। आप बता रहे हो इंसुलिन कैसे लेनी है, भाई इंसुलिन देते क्यों है, इंसुलिन है क्या, क्यों इसको दिया जाता है, फिर आप उसको अपना प्रोसीजर पूरा बताओगे। आपने उसको बता दिया पॉलीसिस्टमी के बारे में, भाई वो है क्या, क्यों कट लगाया जाता है, इसकी वजह क्या है, क्यों उसको दिया जा रहा है, उसको इसका मसला है भी कि नहीं है, या आप जाके खड़े हो गए, उसको इस चीज़ के बारे में पता भी है कि नहीं, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं, उसको उर्दू आती है कि नहीं, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। अनप्लान्ड कभी भी कोई चीज़ होती है ना, तो वो अनऑर्गेनाइज जो चीज़ होती है ना, ये हैफर्ट्स टीचिंग में आता है। वो मेथड ही हैफर्ट्स खिला रहा होता है। Avoid repetition, minimize the chances of omitting some vital point of information। मतलब आपने इसमें क्या करना है, omit का मतलब ये होता है कि समथिंग एक्सक्लूडिंग, आप कुछ एड तो कर रहे हो उसके अंदर, जो आपका वाइटल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसको कट कर देना। अब आपका जो स्पेसिफिक, मेजरेबल और क्लियर ऑब्जेक्टिव है, आप उसको हटा दी। सही हो सकता है टीचर का कंसेप्ट उस पर क्लियर ना हो,
हो सकता है उसको समझाना नहीं आ रहा हो सकता है उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ना हो सकता है उस सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स बोर हो रहे हो सकता है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ना हो सकता है स्टूडेंट्स सुनना नहीं चाह रहे हो सकता है टीचर बताना नहीं चाह रहा हो सकता है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में कोई इत्तेफाक ना हो। इत्तेफाक का मतलब होता है कि अब वो नहीं सुन रहा, अब उसने ज़ाहिर एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट के दरमियान कुछ ऐसी बात हो जाती है कि अब वो नहीं चाहता है स्टूडेंट्स वगैरह कि ये हमारी क्लास में आके हमें पढ़ाए, जबकि आपको अपने टीचर का सबसे पहले अदब व एहतराम करना चाहिए। चाहे आपका टीचर स्ट्रिक्टली भी है या वो काइंडनेस से भी बात कर रहा है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है आपने अपने उस्ताद का एहतराम करना है। जब आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हो तो इट मीन्स आपका जो आउटकम होता है ना फ्यूचर में, आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है। जब आप अपने बड़ों का एहतराम करते हो तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आज जो आपका टीचर है ना, आज आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, कल इन द फ्यूचर आपने भी इसी मकाम पे आना है तो आपको भी फ्यूचर में रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप अपने छोटों से भी फ्यूचर में खुद से रिस्पेक्ट की उम्मीद ना रखा करें। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना तो इस उम्मीद पे नहीं दो कि मुझे मिलेगी, इस उम्मीद पे दो कि नहीं वो मेरा टीचर है, उसने मुझे सिखाया, आज मैं जो भी हूँ अपने टीचर की वजह से हूँ। आज मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आज आप मेरा यूट्यूब देखते हो, माशाल्लाह डे बाय डे ग्रो करो, तो ये किसकी मेहनत है? ये बाय बर्थ मुझे किसी ने स्किल्स नहीं दी। मैंने अपने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा, मैंने अपने बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर्स देखे, टीचर को सुना, समझा, पढ़ा, सीखा, उसके बाद आज मैं इस एबिलिटी पे पहुंची हूँ कि मैं ये लेक्चर्स को डिलीवर कर सकूँ। तो आपका टीचर कोई भी हो, जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखाया वो आपका टीचर है। ठीक है, अब वो एक लफ्ज़ कोई आपको राइट डायरेक्शन भी बता देता है ना, वो भी आपका उस्ताद है। हमें तो पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देता है टीचर, हम फिर उसका एहतराम नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ होती है टीचर का एहतराम करना चाहिए, टीचर का अदब करना चाहिए। पहले इतना एहतराम अदब होता था कि आप टीचर के साथ चलते नहीं थे, और आज इतना अदब एहतराम ख़त्म हो गया कि आप टीचर से आगे जाने की कोशिश करते हो कि मेरे टीचर ने इतना पढ़ा है, मैं इतना पढ़ूँ, मैं उनसे आगे निकल जाऊँ। उन्होंने तो पीएचडी की है, नहीं नहीं मैं इससे ज़्यादा करूँगा। वो नर्स है, नहीं नहीं मैं डॉक्टर बनूँगा। नहीं, कभी भी अपनी दौड़ अपने टीचर से आगे नहीं रखें। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है, आप वो काम कर सकते हो, लेकिन कभी भी ये सोच के ना करें कि मैं अपने टीचर से आगे निकल जाऊँ, मैं इनसे अच्छा टीचर बन के दिखाऊँ। सही, ओके। अवॉइड रिपीटेशन, बार बार रिपीट इस चीज़ को ना करें। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर इवेलुएशन, और ये एक बुनियाद होती है आपकी इवेलुएशन के लिए कि जब आप टीचर जब आपको इवेलुएट कर रहा होता है, मतलब स्टूडेंट से पूछता है कि आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, यू विल गिव मी आंसर, आप मुझे आंसर दोगे। अब आप क्वेश्चन करता है टीचर, अब आप आंसर दे रहे हो, तो मतलब क्या है कि इवेलुएशन आपका आउटकम जो है पॉजिटिव आउटकम आ रहा होता है। प्री रिक्विसाइट्स फॉर गुड लेसन प्लानिंग, अब इसमें क्या है, इंश्योर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग अ क्लास। ड्यूरिंग अ क्लास क्या है कि आपने इंश्योर होना है कि आपके स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है या नहीं है। उसके बाद मेंटेन इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और मोटिवेशन मेंटेन रखें। देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ इनोवेशन इन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया लेकर आएँ, इम्प्रूव करें, जैसे कि नया आइडिया दें, नए मेथड के बारे में बताएं, कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता दें, कोई ऐसा प्रोसेस है, मतलब स्टूडेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। ये एक टीचिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, कभी आप मेरे लेक्चर्स देखते हो कि उसमें कोई ऐसी बात है, कोई रियल लाइफ कोई बात हो गई है, उससे क्या होता है कि आप एक एक चीज़ को देख के ना बोर ना हो जाओ। ठीक है, एक इंसान की सुनने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट 45 मिनट होती है, उसके बाद उसको बोरिंग होना शुरू हो जाती है, वो कुछ भी इंटरेस्टेड सुन रहा हो वो नहीं सुन सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना है, अवॉइड करना है। देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ इनोवेशन, हमने बात कर ली कि कुछ नया होना चाहिए। फिर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। द टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑफ द टीचिंग प्लान आर कन्वर्टेड इनटू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं टीचिंग प्लान में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। अब टॉपिक और सब टॉपिक का मतलब क्या होता है? टॉपिक आपका मेन सब्जेक्ट है जिसको आप डिस्कस करते हो, स्टडी करते हो। सब टॉपिक क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, ये सिलेक्शन वाला पार्ट होता है उस मेन टॉपिक का। ठीक है, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आज मैं आपको ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में समझाऊंगा, ये आपका क्या है, ये आपका टॉपिक आ गया। सब टॉपिक उसमें क्या है, आप पोलियो के बारे में बता दोगे, आप मलेरिया के बारे में बता दोगे, आप स्केबीज के बारे में बता दोगे, आप टाइफाइड के बारे में बता दोगे, आप डेंगू के बारे में बताओगे, आप चिकनगुनिया के बारे में बताओगे। ये सब क्या है, ये आपके आ जाते हैं सब टॉपिक, मतलब आपने सिलेक्शन कर ली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव विच आर मेजरेबल, स्टेटेड इन बिहेवियरल होने चाहिए। ठीक है, मतलब मेजरेबल होने चाहिए, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल मतलब हमने बताया ना कि टाइम के हिसाब से होने चाहिए, जो अभी हमने लेसन प्लान में ऊपर डिस्कस किया कि कितना टाइम में आप कौन सा ऑब्जेक्टिव कवर अप करते हो।
ऑब्जेक्टिव में क्या है, टाइम लिमिट होनी चाहिए, अटेनिंग ईच ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव का टाइम लिमिट होना चाहिए कि कितने मिनट में आप कौन सा ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हो, और साथ साथ में लेसन प्लान में उसको इंक्लूड भी करना है। टीचर शुड लेसन प्लान विद द प्रीवियस क्लास, टीचर को चाहिए कि वो अपना लेसन प्लान जो है रिलेट करे प्रीवियस क्लास से, और प्रिपेयर करे कुछ क्वेश्चन ताकि आइडेंटिफाई कर सके जो गैप्स आ रहे हैं लर्निंग एंड स्टूडेंट। अब देखो होता क्या है, एक क्लास में 50 बच्चे, ठीक है, एक टीचर आता है क्लास कंडक्ट करने के लिए। अब उसने क्लास कंडक्ट करी हाइपरटेंशन के बारे में और वो चला गया, बहुत अच्छे से उसने समझाया, स्टूडेंट्स को समझ आया, ठीक है। 50 में से उस वक्त 45 बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में, कितने, 45 प्रेजेंट थे। 45 जो प्रेजेंट थे उनको समझ आ गया। अब रिमेनिंग जो 5 स्टूडेंट्स थे वो एबसेंट थे, लीव पर थे, उनको समझ नहीं आया। टीचर आते हैं नेक्स्ट डे, स्टूडेंट होते हैं 48, दो अभी भी मिसिंग है, 48। अब उसने पढ़ाना शुरू किया मलेरिया, नहीं, पहले वो क्या करे, प्रीवियस क्लास का जो लेसन प्लान था 5 से 10 मिनट अपनी प्रीवियस क्लास को दे, ताकि जो स्टूडेंट रिमेनिंग था एक तो उसका कवर हो जाए, दूसरा ये है कि बच्चों को पता चले कि हमने हाइपरटेंशन पढ़ा था, उसके बाद आज हम दूसरी डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, उनका वो भी रिपीट हो जाए, ठीक है, ताकि उनकी कोई क्वेरी हो सकता है घर पे जाके किसी ने पढ़ा हो समझा हो तो उनका कोई सवाल हो तो वो सवाल कर ले, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप प्रीवियस क्लास को भी डिस्कस करो, आप 10 से 15 मिनट प्रीवियस क्लास को दो और उसको डिस्कस करो कि आपकी प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ाया और क्या चीज़ें आपने उनको समझाई थी, ताकि जो गैप होता है ना उसको आप आइडेंटिफाई कर सको कि इनके इनके दरमियान गैप क्या आया। उनकी लर्निंग के दौरान हो सकता है आपने कोई एक ऐसी बात मिसिंग कर दी हो जो स्टूडेंट सवाल लेकर आया हो और वो सवाल सबके जहन में हो और वो क्लियर हो जाए, ठीक है। Objective. Objective, while selecting content, teacher has to see that it is suitable to the student's level of learning and related to the objective to be attained. जब आप कंटेंट सेलेक्ट करते हो ना तो टीचर जो है देखता है कि क्या ये स्टूडेंट के लेवल के लिए सुइटेबल है, मतलब उसके एजुकेशन लेवल के लिए ये सुइटेबल रहेंगे लर्निंग, और फिर उसको रिलेट कर रहा होता है उन ऑब्जेक्टिव को। इसमें क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल क्या है, असाइनमेंट दिया जाता है और इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। क्लास में क्या होता है, असाइनमेंट भी दिया जाता है किसी चीज़ के बारे में, या अगर टीचर आपसे कहती है कि ये आपका क्वेश्चन है हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप लोग को असाइनमेंट है कि आप लोग घर से पढ़ के आएंगे, थोड़ा बहुत इस पर सर्च करके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको दी जाती हैं। अब असाइनमेंट में भी 100 में से 80% स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, 20% होते नहीं है। जिस दिन असाइनमेंट चेक करवाना होता है उस दिन ऑफ कर लेते हैं, जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है उस दिन ऑफ कर लेते हैं, कहीं जाना है, कोई बीमार है, बुखार है, छुट्टी नहीं। आप कोशिश क्या करें कि अपनी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लिया करें, ठीक है। प्रिपेयरिंग और कंडक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, जब आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हो, इंट्रोड्यूस करवाते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है कंपैरिजन और एसोसिएशन की तरफ। अब व्हाट इज़ कंपैरिजन और एसोसिएशन, कंपैरिजन और एसोसिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना है आपने चीज़ों को कंपेयर करना है न्यू टॉपिक को, ताकि आपके ऑडियंस को पता चले उस चीज़ के बारे में क्या उसको ऑलरेडी पता है या नहीं। फिर एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि लर्निंग ईजियर, मतलब कि लर्निंग का जो मेथड है वो आसान हो जाता है। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचर वे होता है बेबी के नरिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब ये आप कंपेयर किस तरीके से करोगे, जब आप क्लास में आए तो क्या किसी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता है कि ये कितना आपको फ़ायदा देता है, कब तक करवाना चाहिए, किस तरीके में करवाना चाहिए, मतलब क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब ये क्या उनको पता है या नहीं। इस आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 में से कोई 10-12 स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंपेयर कर लिया, अब उसको एसोसिएट करो। अब आपने उसको इन्हीं सवालात को डिफाइन करना होता है। ये आपका हो गया कंपैरिजन और एसोसिएशन। ये हर क्लास में आपके पास स्टार्ट में होना चाहिए। फिर आपके पास आता है जनरलाइज एप्लीकेशन। जनरलाइज एप्लीकेशन में क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं होती है, मतलब एक पर्सन की चॉइस नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी होती है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, मदर और बेबी दोनों को मिल रहा होता है। तो ये आपने कम्युनिटीज़ में किस तरीके से डिफाइन करना है। अब आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, लर्नर से भी पूछना है। अगर लर्नर आपके स्टूडेंट हैं, अगर आपका टॉपिक है आप उनको बता रहे हो या फिर आप मदर्स को बता रहे हो कम्युनिटी में, तो आपने उनसे पूछना है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, अपनी नॉलेज को कम्युनिटी में किस तरीके से अप्लाई करते हो। ये होता है जनरलाइज एप्लीकेशन, ठीक है।
फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में समरी। अब समरी में क्या चीज़ आ रही होती है, समरी में आपने थोड़ी बहुत ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता दिया कि ये इसेंशियल होता है इन्फेंट के लिए, मदर की हेल्थ के लिए। ये आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। मदर को जो है वो प्रॉपर टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, पोजिशनिंग के बारे में पता होना चाहिए, ताकि प्रॉपर और इफेक्टिव फीडिंग हो। कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन देने की एक वाइटल रोल प्ले करता है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को और मज़ीद प्रमोट किया जाए। ठीक है, फिर आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान। एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान की बात करें तो टाइप सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में आता है डिस्क्रिप्टिव मटेरियल असाइनमेंट, इवेल्युएशन एंड रेफरेंस। मतलब आप टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ किस टाइप की कर रहे हो, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल होता है जिसमें असाइनमेंट्स वगैरह आप देते हो, तो उसमें आप इवेलुएट करते हो और आप अपना रेफरेंस दे रहे होते हो। इसेंशियल फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेल प्लान, प्रिपेयर, रिटन एंड प्रिजर्व टू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल वेल प्लान्ड होना चाहिए, हैव्ज़र टीचिंग नहीं होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रिटन फॉर्म में हो, प्रिजर्व टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। आप जब उसको प्रिजर्व करें, जब आप उसको डिलीवर करें, तो आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स के मामले में आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, पार्टिकुलर लेसन के बारे में आपने बताना है, स्पेसिफिकली अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को रिलेट करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के जो आपने लेसन प्लान बनाया होता है उससे रिलेट करके आपने बताना है। इनकॉर्पोरेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन द इवेल्युएशन ऑफ द लेसन। इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपने स्टूडेंट्स को असिस्ट करना होता है, उनको डायरेक्टली ये मेजर करना होता है कि वो किस तरीके से अपने लेसन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर चुके हैं। लास्ट में आपने इनकॉर्पोरेट करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, मतलब कि जो आपके खास ऑब्जेक्टिव थे, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो आपने इनकॉर्पोरेटली स्टूडेंट से लास्ट में उसी ऑब्जेक्टिव के बारे में सवालात पूछने। अक्सर ऐसा होता है ना, टीचर हमसे कहते हैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 सवाल का पीछा पकड़ता है, बस ये 2 सवाल सबसे पूछने। क्यों भाई, वो इंपॉर्टेंट है ना, टीचर को पता है क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर को पता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो वैसे सारी चीज़ें होती है, लेकिन कितनी उस वजह से 90% है, कितनी 70% है, कितनी 50% है, और कितनी 30% है। अच्छा, इसेंशियल फॉर प्रेजेंटेशन में आता है प्रिपेयर अ नीट ब्लैकबोर्ड समरी विद द हेल्प ऑफ द pupils, फिगर, चार्ट, स्केच एट द बैक बेंचर, वाइट बोर्ड शुड बी एक्सप्रेसिव एंड प्रॉपर। अब जब आपने क्या करना है प्रेजेंटेशन के लिए, इसेंशियल ये कि आपके पास नीट ब्लैक बोर्ड समरी होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा बोर्ड होना चाहिए, उस पर आपने कोई छोटी मोटी समरी लिखनी है। विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है चिल्ड्रन या स्टूडेंट या लर्नर जो भी है। फिगर्स बना दो, चार्ट लगा दो, स्केच है, तो ब्लैक या वाइट बोर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली और एक्सप्रेसिव अंदाज में उनको बता सकें। अगर आपका लेसन आप सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, डो नॉट फेल टू हैव द सेक्शनल रिवीजन, तो आपको बार बार सेक्शनल रिवीजन की ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक सेक्शन को रिवाइज करें। जब आप फिनिश कर लेंगे हर सेक्शन को, तो आप लास्ट में ही पूरा रिवाइज करेंगे, मतलब उसको इवेलुएट करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे स्टूडेंट से। अच्छा, क्वेश्चन पुट द क्लास should be definite and clear, stimulating and thought provoking, fairly well distributed over the whole of the class। इसमें क्या आपने क्वेश्चंस पूछने क्लास से, और ये डेफिनेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि आप उनको स्टिमुलेट करें, उनकी थॉट्स को, उनकी खोई हुई सोच को जगा दें, ठीक है, प्रोवोक करें, बार बार उनको मोटिवेट करें, भाई ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो आपको आंसर करें, ठीक है, फेयरली वेल होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने ओवरऑल ऑल ऑफ द क्लास, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि रोज़ बनिए क्लास में, ये 1 रो जो है ये मुझे इस चीज़ के बारे में बताएगी, सेकंड रो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएगी, थर्ड रो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएगी। अब वो क्या एक्टिवली उस पर काम करेंगे, भाई रो में तो एक रो में तो 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, किसी पे भी नाम आ सकते हैं, तो हर वो 15 स्टूडेंट अपनी अपनी तैयारी करेंगे। गिव टाइम टू द पीपल टू गेट देयर डाउट क्लियर एंड मिस्टेक। आपने स्टूडेंट्स को टाइम देना है ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करें, उसके जो भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ाया है, अगर उसके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसको क्लियर करें, ठीक है। लर्निंग एक्टिविटीज़ शुड इंस्पायर सेल्फ लर्निंग अमंग द पीपल्स। लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि वो इंस्पायर कर रही होती है आपको भी और सीखने वाले को भी। लर्निंग होनी चाहिए अमंग द पीपल्स, यानी कि स्टूडेंट, लर्नर और चिल्ड्रंस के दरमियान। दे शुड गिव द पीपल टाइम टू थिंक। इसमें ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं, सोचने की सलाहियत उनकी बढ़ती है। टू रीज़न, वो इस चीज़ का रीज़न ढूंढते हैं कि अगर ये काम ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एनालाइज करते हैं और उस चीज़ को सिंथेसाइज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। द लेसन शुड बी रिलेटेड टू एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। आपका लेसन जो है आपने एक्चुअल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना है, मतलब आपने कोई एग्जाम्पल वगैरह भी देनी है। हैव द एप्रिसिएशन ऑफ द कंटिन्यूअल कोरिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग करवानी है कि
किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को वैल्यू देते हो, क्या आप पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट कितना है। साथ साथ में आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन से, रोज़ाना की प्रॉब्लम से आप उसको मैच करते जाओ, रिलेट करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो वो अपनी मनी को किस तरीके से मैनेज कर सकता है मैथमेटिक्स पढ़ते हुए, काउंटेबल किस तरीके से कर सकता है, कैलकुलेट किस तरह कर सकता है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो, बायो पढ़ा रहे हो, तो आपकी हेल्थ और इन्वायरमेंट में उसका क्या रोल है, ये भी आप उसको समझा सकते हो। हैव द इंसाइट टू द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर एंड नीड्स ऑफ लाइफ। आपने देखना है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और क्या आपके नीड ऑफ लाइफ बना है। जैसे आप PHN पढ़ा रहे हो, तो पीट्स में आप कुछ भी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे होते हो तो वो आपके रियल लाइफ से तो रिलेट करती हैं, ठीक है। पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द पीपल्स वेर एवर नीडेड। आपने हर एक इंडिविजुअल को भी तवज्जो देनी है। पूरी क्लास में आपकी तवज्जो जो है वो हर स्टूडेंट पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बी केयरफुल अबाउट द बैक बेंचर्स के लिए लाजमी केयरफुल होना चाहिए, और बी नेचुरल, और उनके साथ भी नेचुरल रहें। अक्सर क्या होता है कि आगे वालों को हम ज़्यादा फोकस देते हैं, पीछे वालों को हम भूल जाते हैं, जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा उनमें इस चीज़ की एबिलिटी होती है कि वो काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। हैव एडिक्वेट कमांड ओवर स्पोकन लैंग्वेज और इफेक्टिव स्मूथ एंड फ्लॉलेस एक्सप्रेशन। आपके अपनी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, उर्दू आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। स्मूथ एंड फ्लॉलेस एक्सप्रेशन होने चाहिए। फ्लॉलेस एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्लियर, एक्यूरेट, स्मूथ कम्युनिकेशन हो, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हो परफेक्टली और इफेक्टिवली। बी क्लियर एंड कंसाइज द यूज ऑफ लैंग्वेज, अवॉइड वर्बलिज्म। आपने अपनी लैंग्वेज को क्लियरली यूज़ करना है, कंसाइज यूज़ करना है, वर्बलिज्म से अवॉइड करना है, जैसे वो बार बार एक वर्ड को रिपीट करना। बी इकोनॉमिकल इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जब आप यूज़ करें तो इकोनॉमिकली मतलब वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो स्टूडेंट्स को भी ईजिली समझ में आए। मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। वेल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्लास इन अ होमोजीनियस एडवांसिंग ग्रुप। अब आपने क्या करना है, सेक्शंस बनाने क्लास के और होमोजीनियस ग्रुप बनाने। होमोजीनियस ग्रुप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि उन स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है जो कि नियरली उनकी सेम एजुकेशन लेवल हो, सेम एकेडमिक लेवल हो। एडवांस ग्रुप टुगेदर इन लर्निंग, ताकि वो मज़ीद एडवांस चीज़ों को सीख सकें। जब 4 से 5 लोग बैठते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं। हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, हर कोई अपना आइडिया दे रहा होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट यूनिट। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।